तो यार, अब तक हमने देखा था कैसे हमारे शिंग की हर एक एमएमए फाइट के अंदर उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें सताने लगती है। जहाँ पर वो एंशियंट रोम का एक ग्लैडिएटर होता था, वो तब तक लड़ता था जब तक उसके सामने वाला अपोनेंट मर नहीं जाता, और जब उसे ये यादें अपने मैच में सताने लगती है, वो कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसी के कारण वो अपने एमएमए अपोनेंट को काफी ब्रूटल पीट देता है, और जब लोगों को लगने ही लगता है कि वो अपनी इस हरकत से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कि वहाँ के प्रेसिडेंट को उसके अंदर काफी टैलेंट दिखता है, तो इसी के साथ वो यहाँ पर हमारे शिंग को एक और चांस देता है, और उसका मैच यहाँ पर ताइचिंग वोंग नामी गोल्डन बॉय के साथ सेटअप करवाता है, जो कि लाइट वेट का सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से नंबर तीसरे पर होता है। तो हमारा शिन फेस ऑफ के दौरान ना कि सब ये वादा करता है कि वो इसे पहले राउंड में खत्म कर देगा, बल्कि वो यहाँ तक मैच के दौरान वाकई में उससे पहले राउंड के अंदर ही खत्म कर डालता है, जो सब देखकर वो पूरे के पूरे मीडिया को ही शॉक कर देता है। और अब इसी के साथ यहाँ से शुरू होता है हमारा ये वाला पार्ट। हम देख पाते हैं नॉकडाउन हो जाने के बाद ताइचिंग वोंग को जैसे जैसे होश आती है, उसके पास यहाँ पर कुछ भी कहने को नहीं होता। इसी के साथ यहाँ पर उसे इंटरव्यू लिया जा रहा था कि तुमने अपने डेब्यू फाइट में ही हमारे गोल्डन बॉय को हराकर खुद एक राइजिंग स्टार बन गए हो, तुम्हें ये सब कुछ करके कैसा फील हो रहा है? तो शेन इसके जवाब में कहता है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। इंटरव्यूअर यहाँ पर अपना दूसरा सवाल फेंकता है कि इस फाइट में तुम कितने ज्यादा डिसएडवांटेज में थे, तुम्हें 10 किलो का वजन एक हफ्ते के अंदर कम करना पड़ा, तुमने सही से कुछ खाया भी नहीं था और सही से कुछ पिया भी नहीं था, और ऊपर से तुम्हारे अपोनेंट का वजन भी तुमसे ज्यादा निकल आया, मतलब कि ज्यादा पावर थी उसके पास, फिर भी तुमने उसे इतनी आसानी से हरा दिया एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ। तो तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? लेकिन शिन इसके जवाब में सिंपल इतना ही कहता है, नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। ये सुनकर अब इंटरव्यूअर के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि हमारा शिन उसे सीधे मुंह कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। फाइनली इंटरव्यूअर अपना आखिरी सवाल पूछता है। यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि ताइचिंग वोंग तुम्हारी छुट्टी कर देगा, तो तुमने ये मैच को 10 सेकंड के अंदर खत्म करके सभी के मुंह को बंद कर दिया है, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? शिन यहाँ पर सारी चीजों को काटते हुए इतना कहता है, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। वो ये बोलते हुए यहाँ पर चैंपियन को चुनौती देते हुए कहता है कि मैं चैंपियन से लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर ना कि सब चीफ मूसियन और शेन हैरान होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ पूरा स्टेडियम इस वक्त शॉक्ड होता है। इवन के प्रेसिडेंट किम भी अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो ताइचिंग वोंग से भी 4 हाथ आगे निकला। इस सब के खत्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर लोगों के कमेंट्स भी पढ़ पाते हैं, जहाँ पर लोग इसी फाइट को लेकर बात कर रहे होते हैं कि शिन ने ना कि सब ताइचिंग वोंग के सारे हमलों को डॉज किया, बल्कि उसी लम्हे में यहाँ तक अपने काउंटर पंच बरसा के सब 10 सेकंड में मैच को एंड कर दिया। और यहाँ पर बद से बदतर उसने चैंपियन को भी कॉल आउट किया है। दोस्तों, इस सब की वजह से ये पूरा का पूरा इवेंट वायरल जाने लगता है। अगले सीन में हम चैंपियन को देख पाते हैं, यहाँ पर वो हमारे मेन कैरेक्टर की फाइट्स के ही कमेंट पर होता है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर शिन ने उसे चुनौती दी होती है। वहीं पर उसका चीफ उसे ड्रिंक देते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा वायरल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसने तुम्हें चैलेंज कर दिया। ये हाइप जल्द ही मर जाएगी जब उसका तुम मुंह तोड़ोगे। पर फिर भी ये काफी ज्यादा हैरानकुन बात है कि उसने ताइचिंग वोंग को सब 10 सेकंड के अंदर हरा दिया। उसके हमले करने की सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है, और ऊपर से जहाँ तक उसकी फेस एक्सप्रेशन की बात है, भाई वो तो जानलेवा है। उसका चीफ आगे बोलता है, मतलब कि ये थोड़ा हैरानकुन बात है कि ये आज से पहले लगातार 11 मैचेस हार चुका है एक एमेच्योर फाइटर होने के नाते, और तुम्हें नहीं लगता कि एक नौसिखिए के तौर पर ये कुछ ज्यादा ही काम है, शांत है? तो आगे से चैंपियन भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट को फील करते हुए कहता है
कि हाँ, देखने से तो लगता है कि ये शिन नामी लड़का एमएमए आने से पहले भी काफी ज्यादा स्ट्रीट फाइट वगैरह लड़ चुका है या फिर कोई और फाइट्स भी। ये बोलते हुए वो अपना ब्रीथिंग मास्क पहनकर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता, जिसमें वो एक बहुत बड़े मैसिव टायर को फ्लैप कर रहा होता है और वो यहाँ पर अपने चीफ को कह देता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन से जाकर कह दो कि मैं शिन का चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। उसका चीफ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कॉल लगाते वक्त यही कहने लगता है कि हाँ, ये एक अच्छा फैसला है। यूएफसी में डेब्यू मैच लड़ने से पहले काफी अच्छा होगा कि तुम एफएफसी के अंदर अपना एक फाइनल डिफेंसिव मैच लड़ो। तो दोस्तों, इसका यही मतलब है कि ये चैंपियन की एफएफसी के अंदर लास्ट टाइटल डिफेंस मैच होने वाला है। तो वो यहाँ पर इस मैच को जीतने के बाद यूएफसी के अंदर फाइट लड़ना शुरू कर देगा। अगले दिन कहानी शिन पर जाती है, जहाँ पर वो अपनी डॉक्टर के सामने बैठा होता है। उसकी डॉक्टर उससे पूछती है, मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के सपनों के बारे में ही पूछना चाहूंगी, क्या ये सपने तुम्हें अभी भी आ रहे हैं? तो शिन यहाँ पर बोलता है, कभी कभार कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जिस सपनों के दौरान तुम्हें पता चल भी जाता है कि तुम इस वक्त सपने को देख रहे हो। उसकी डॉक्टर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ, इन सपनों को लूसिड ड्रीम्स कहा जाता है। तो शिन आगे से एक अजीब बात करता है, मुझे तो लगा था कि सपनों के अंदर तुम्हें दर्द नहीं होता। फिर डॉक्टर, मुझे एक बात बताइएगा, मैं क्यों अपने सपनों के अंदर उस दर्द को महसूस कर पाता हूँ? हाँ, मैं जब जख्मी होता हूँ, मेरा जब पेट कुचल जाता है, जब ब्लेड से मुझे कट लगता है, जब एरो मेरे आर पार चला जाता है, तो फिर वो दर्द इतना असली क्यों लगता है? मैं खुद को समझाता हूँ, हर रात में खुद से यही कहता हूँ कि वो सिर्फ एक सपना है, वो सपना है, उससे बुला दो, वो सब एक बुरा सपना ही तो है। पर मैं कभी भी उन सपनों से जाग नहीं सकता। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए और एक पॉइंट पर जो मुझे लगा कि मैं अपने सपनों से जाग चुका हूँ, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी मैं सपनों के अंदर ही एक और सपना देख रहा हूँ। और ऐसा करते करते 5 साल लग गए। मैं एक ही सपने के अंदर फंसा हुआ था। तब जबकि मैं जाग चुका हूँ, पर मुझे अभी भी इसी बात का गम है। यही बात मुझे रोजाना सताती है कि कहीं मैं दोबारा अपने उसी सपने के अंदर ही ना फंस जाऊं। मुझे कुछ भी नहीं पता और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर एक चीज मुझे साफ साफ पता है, अगर मैं अपने जवाबों को चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे लड़ते रहना होगा। इस अपॉइंटमेंट के बाद शिन सुबह सवेरे जिम चला जाता है और जब चीफ आता है उसे यहाँ पर देख के काफी हैरान हो रहा होता है। चीफ उसे समझाने लगता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि जाके रेस्ट करो क्योंकि कल ही तुम्हारा मैच हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नेक्स्ट मैच से पहले तुम थके हो। तो यहाँ पर शिन हिरांगी से कहता है, 1 मिनट चीफ, क्या आपने कहा नेक्स्ट मैच से पहले मैं थका हुआ हूँ? चीफ हैंडॉग इसके जवाब में कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट मैच सेट हो चुका है, वो भी चैंपियन के साथ। चैंपियन ने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ये सुनते सारे हमारा शिन कहता है, हो, मैंने सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी हाँ कहेगा। चीफ आगे बताने लगते हैं, जोंगचंग हैंग नाम है तुम्हारे चैंपियन का, तुम्हारे अपोनेंट का, और तुम्हें पता है कि वो अपने करियर में आज तक एक बैटल भी नहीं हारा। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारे पिछले अपोनेंट ताइचिंग वोंग से काफी ज्यादा अलग है। जहाँ पर ताइचिंग वोंग जो था एक वाइल्ड बीस्ट की तरह था, एक जंगली जानवर की तरह जो टूट पड़ता है बिना सोचे समझे, तो वहीं पर चैंपियन उसकी बिल्कुल उलट है। वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह शांत है। वो शांत है, समझदार है, चालाक है और हर तरह के वार को हैंडल करने के लिए उसके पास बेशुमार तरीके के पैंतरे हैं। हाँ, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है। उसने जुजुत्सु भी सीख रखा है। सबसे बढ़ के उसकी फिजिक हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। शिन हिरांगी से कहता है, क्या आपका मतलब उसकी बॉडी से है? तो वो कैसे? तो चीफ बताता है, वो 172 मीटर टाल है, मतलब तुमसे छोटा कद है उसका।
पर इसके बावजूद भी उसकी पहुंच काफी दूर तक है क्योंकि उसके हाथ लंबे हैं। पर जो सबसे ज्यादा हैरानकुन बात है वो एक साउथ पा फाइटर है, मतलब कि उल्टे हाथ से लड़ने वाला फाइटर। इसके बाद चीफ उससे सवाल पूछता है, शिन एक बात तो बताओ, इसका क्या मतलब है जिसका वजन काफी ज्यादा और हाइट कम होने के बावजूद भी? शिन इसके जवाब में बोलता है इसका मतलब है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो शिन इसके जवाब में बोलता है इसका मतलब है उसकी काफी ज्यादा मसल्स है। चीफ हैंडो उसके जवाब से सहमत होकर आगे कहने लगता है, हाँ सोचो कि वो एक साउथ पा फाइटर है, वो छोटे कद का मालिक है, ज्यादा मसल पावर है, तो अगर वो थोड़ा सा भी झुकेगा वो तुम्हारे उल्टे हाथ की पोजीशन में हो जाएगा, जहाँ पर तुम्हें तो वार करने में उससे मुश्किल आएगी, लेकिन उसका हाथ लंबा होने की वजह से उसका अटैक ज्यादा आसानी से तुम्हारे तक पहुंचेगा। तो अगर तुम उससे बार बार मार खाओगे तो तुम्हें शायद से गुस्सा आ सकता है और तुम कोई गलती करके एक बहुत बड़ी स्विंग कर सकते हो। पर यकीन करो तुम ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अगर तुम वो गलती करोगे वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। वो डकिंग फॉर्म में काफी ज्यादा जमीन से जुड़ा होगा, तो वो आसानी से तुम्हें टैकल करके ग्राउंड के अंदर ही पटक डालेगा और मसल मास ज्यादा होने की वजह से तुम अपने आप को छुड़वा भी नहीं पाओगे। शिन यहाँ पर तेरे मुंह से कहता है, एक मिनट चीफ, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? चीफ बोलता है तुम इसका मतलब जो भी ले लो बच्चे, क्योंकि तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया हुआ तो तुम्हारे पास वक्त है। शिन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए यही कहता है, चीफ मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, अगर मैंने कहा कि मैं चैंपियन से लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा। चीफ बोलते हैं हाँ हाँ समझ गया, वैसे भी तुम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि तुमने ही उसे चैलेंज किया है, वैसे भी तुम 11 मैचेस हार चुके हो, अगर तुम एक और हार जाओ तो क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके जवाब में शिन कहता है, देखो मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अगर यहाँ पर किसी को फिक्र करने की जरूरत है तो वो मुझे नहीं बल्कि चैंप को है। ये बात सुनते सारे चीफ यहाँ पर मुस्कुराते हुए हमारे शिन को बम फिस्ट देता है और वो कहता है ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। जाते जाते चीफ ये भी बताता है कि रैंक 7 से तुम्हारा कोई इंटरव्यू लेने आ रहा है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके चलते कुछ समय के बाद हम रैंक 7 की यहाँ पर गाड़ी देख पाते हैं और उसके अंदर से वही पिंक बालों वाली जर्नलिस्ट निकलती है जिसको पिछले मैच में यही लग रहा था कि हमारा शिन हार जाएगा, पर अब जरा देखो तो सही, वही लड़की अब हमारे शिन का इंटरव्यू लेने आई है। जिम में पहुंचते सारी वो सबसे पहली चीज यही नोटिस करती है कि हर कोई यहाँ पे बस प्रैक्टिस के अंदर ही डूबा हुआ है और वो इस एटमॉस्फेयर की दाद देती है। तो चीफ बताता है कि जब से हमारा लड़का जीत कर आया है सारे लोग अब और भी पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वहीं पर उसकी नजर हमारे शिन पे पड़ती है जो कि एक बहुत बड़ी मेटल प्लेट को टांग कर पुलअप्स लगा रहा होता है। तो यहाँ पर चीफ उसे रोकते हुए कहता है, नीचे आओ लड़के, तुमसे मिलने इंटरव्यूअर आई है। इंटरव्यूअर यहाँ पर हमारे शिन से मिलते हुए कहती है, मेरा नाम है सिवा जिन, रैंक 7 से, और आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। तो दूसरे सीन में हम यहाँ पर शिन और जिन को अकेले में बैठा हुआ देख पाते हैं। जिन यहाँ पर पूछती है उसे, पिछले डेब्यू मैच में जो तुमने अपनी खतरनाक किस्म की परफॉर्मेंस दी है उसे देखकर मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ, और अब सुनने में आ रहा है कि चैंपियन जोकचुल हान ने तुम्हारी चुनौती को कबूल कर लिया है। शिन बोलता है कि हाँ मैंने भी अब तक यही सुनना है। जिन बताती है, मुझे पता नहीं मुझे ये कहना भी चाहिए या फिर नहीं, बल्कि सारे लोग अब यही उम्मीद से है कि चैंपियन ही यहाँ पर जीतेगा क्योंकि आज तक वो एक मैच भी नहीं हारा। तो शिन बोलता है, तो पिछली बार भी तो तुम लोग यही सोच रहे थे कि ताइचिंग वोंग ही जीतेगा। तो जिन इसी सवाल पर एक और सवाल रखते हुए क्या दिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल ताइचिंग वोंग की तरह भी चैंपियन की छुट्टी कर दोगे? शिन आगे बस इतना ही कहता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस फाइट में मैं ही जीतूंगा। जिन आगे पूछती है, तो तुम अपने एमेच्योर डेज के बारे में क्या कहना चाहोगे? उस दौरान तुम 11 मैचेस लगातार हारते हुए आए हो, तो आज से लेकर आज तक क्या बदला हुआ है कि अचानक से तुम इतना खतरनाक कमबैक कर रहे हो? तो यहाँ पर शिन सब इतना ही कहता है, समय बदला है, पहले लोग जीतते थे, अब मैं जीतता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक इसके पिछले 10 मैचेस हारने की बात है, तो अब वो क्यों हारा? दोस्तों वो हम
आने वाले आगे के पार्ट्स में जानेंगे। बहरहाल उसका जवाब सुनकर यहाँ पर जिन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगती है, क्योंकि हमारा शिन जो होता है वो से सीधा मुंह कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा होता। बहरहाल जिन उसके अर्ली डेज के बारे में पूछती है, क्या कर किस वजह से किस कारण से तुमने एमएमए फाइट्स को ज्वाइन किया। ये सुनते सारे हमारे शिन को अपने बचपन की यादें सताने लगती है, जिसमें वो स्कूल में एक मोटे गुंडे से काफी ज्यादा बुली हुआ करता था। तो वो ये सारी की सारी कहानी जिन को बताता है, जो सुनकर जिन वहीं पर शॉक्ड हो जाती है। जिन उससे पूछती है, तो क्या इसी वजह से तुमने स्कूल को छोड़ दिया था। शिन जवाब में कहता है कि हाँ, वो सब कुछ मुझसे सहा नहीं जा रहा था, तो मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया। जिन इसी बात को लेकर आगे कहती है, तो तुम्हारा मतलब तुमने एमएमए को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि तुम अब स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। शिन इसके जवाब में हाँ ही कहता है। वहीं पर दोस्तों हम चुपके से मूसियंग और शन को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर शन तो हमारी जिन का दीवाना हो जाता है। शन बोलने लगता है, मिस जिन कभी हमारा भी तो लो ना। इंटरव्यू ऑफ कोर्स। पर दोस्तों यहाँ पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि देखते देखते इस जिन के अंदर हमारे शिन का वही बुली वाला बंदा एंटर कर जाता है, क्योंकि हमारे शिन को बचपन में बुली किया करता था। वो इस वक्त यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो यहाँ पर शिन से मिलने आया होता है। वेल एनीवे कहानी फिर से जिन और शिन पे जाती है। जिन उससे पूछती है कि हम तुम्हें थोड़ा सा स्पारिंग करता हुआ देखना चाहते हैं। फिक्र मत करो, हम ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे ताकि चैंपियन को तुम्हारे मूव्स का ज्यादा पता ना लगे। तो शिन यहाँ पर स्पारिंग मैच लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि इसी बीच में यहाँ पर मूसियंग आता है। वहाँ से सारी कहने लगता है, शिन मेरे दोस्त, बाहर तुमसे मिलने कोई आया है। वो बोल रहा था कि तुम लोग स्कूल के दोस्त हो, पर दिखने से तो वो एक नंबर का गुंडा बदमाश लग रहा है। उसने अपना नाम जी चैन चो बताया है, पर वो यहाँ पर इसी चो के बारे में बोलते हुए कहता है, काफी अजीब दोस्त है। उससे यहाँ तक ये नहीं पता कि तुम नेट पर वायरल क्यों हो। उसने सब ये कहा कि उसने सुना है कि तुम वायरल जा रहे हो। शिन आगे कहने लगता है, वो इसलिए क्योंकि वो मेरा दोस्त ही नहीं है, हम लोग बस एक ही स्कूल में हुआ करते थे। तो यहाँ पर जिन को लगने ही लगता है कि वो कुछ नया पाएगी, जिस वजह से वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि रिकॉर्डिंग करते रहो। अगले ही पल में यहाँ पर हमारा शिन इस चो नामी बुली से जाकर मिलने लगता है। शिन आते सारी यहाँ पर कहने लगता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस मोटे को नहीं पता था कि हमारा शिन नेट पर इतना वायरल क्यों चल रहा है, कि दरअसल उसने ताइचिन वोंग जैसे गोल्डन बॉय की छुट्टी की है। पर ये बात इससे जर्रा भी नहीं मालूम होती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये गधा है। वेल एनीवे ये मोटा चो यहाँ पर कहता है कि दरअसल मेरे कुछ दोस्त भी एमेचर फाइट्स में हिस्सा लिया था और उनसे मुझे पता चला था कि तुमने भी एमेचर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। वो एक अलग बात है कि तुम 10 मैचेस लगातार हारे हो। वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरे व्यूवर्स तुम्हें लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो बताता है कि तुम सीधा मुझसे लड़ो। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मुझ जैसा नेचुरल फाइटर जो कि पैदा ही स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्या वो एमेचर फाइटर को हरा सकता है एमएमए का? और यही चीज मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ यार, प्लीज मेरी मदद करो। ये बोलते हुए वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाता है। एक ऐसा फाइटर जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये बात सुनकर शन और मूसियम को काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है। वो यहाँ पर शिन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है स्पारिंग मैच में मेरे खिलाफ लगा दो। शिन बोलता है, क्या तुम्हारे एमएमए वाले दोस्तों ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि एमएमए फाइटर्स कभी भी एक आम बंदे के खिलाफ अपनी फुल पावर में नहीं लड़ते? ये सुनकर जो जोर जोर से मुस्कुराने लगता है, तुम क्या ही फाइटर होगे जो लगातार 10 मैचेस हार चुका है यार। तो शिन उसे बताता है कि ठीक है फिर तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिन ने भी उसे कहा था कि हम तुम्हारे स्पारिंग मैच को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिस वजह से उसने चो से कहा होता है कि तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। पर ये भी चो के लिए काफी होता है।
वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए यही कहता है कि देखो मैं उसकी कैसे हड्डियां तोड़ता हूँ, और इसी चीज को लेकर बढ़ बढ़ के कमेंट्स आ रहे होते हैं। पर ये सब देखकर मुसेंग और शेंग का अब और भी दिमाग खराब होने लगता है। ये बात चीफ को भी पसंद नहीं आ रही होती कि ऊपर से ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम्हारा ही इस्तेमाल करके ये व्यूज ले रहा है। इस वक्त इसके जितने व्यूज आ रहे हैं ये आसानी से जाकर अपनी एक स्ट्रीम से ही गाड़ी ले सकता है। पर चीफ उसे एक सलाह देता है कि हम इस चीज को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तुम यहाँ पर अपने डिफेंस को थोड़ा फीका दिखा सकते हो, क्योंकि सोचो अगर उसकी ये वीडियो चैंपियन तक पहुंच जाती है तो चैंपियन को यही लगेगा कि तुम्हारा डिफेंस थोड़ा कमजोर है, और ऐसा करके हम चैंपियन को मिसगाइड कर सकते हैं। तो जब तुम मूसियन के खिलाफ लड़ोगे तो अपने डिफेंस को वीक ही दिखाओ। देखते देखते मूसियन और अब हमारा शिंग के बीच में स्पारिंग मैच की शुरुआत होने लगती है। यहाँ पर मिस जिन ने भी अपना कैमरा तैयार रखा होता है और दूसरी तरफ उस बुली ने भी अपना कैमरा तैयार रखा होता है। उस बुली को तो यही लग रहा था कि पहले वो इस मूसियन नामी शख्स से पीटेगा और फिर मुझसे पिटेगा। तो हम दोनों के बीच में टैप से मैच की शुरुआत होती है। मैच की शुरुआत में शिन अपनी जानलेवा स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक कातिलाना लात फौरन से हमारे मूसियन पर बरसाता है, जो कि बस बड़ी ही मुश्किलों से मूसियन कैसे ना कैसे करके ब्लॉक कर लेता है। और उसकी सिर्फ इतनी खतरनाक स्पीड देखकर और एक लात देख के ही अब हमारे इस मोटे के पसीने छूटने लगते हैं। पर वो यहाँ पर सब अपनी पल के ही चपकाता है कि उतने में शिन का एक और जानलेवा वार मूसियन के ऊपर होता है। अब जैसे जैसे करके शिन अपना स्टैंस लेकर अपने एक और पंच को बरसाता है, मूसियन पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है। पर यहाँ पर भी हमारा शिन पीछे हटने का नाम न लेता। वो दोबारा से अपने कदम जमाते हुए कैसे ना कैसे करके अपना एक और स्विंग को थ्रो करता है। वो जैक एक और बार मूसियन काफी करीबी से डॉज कर लेता है। अब बारी आती है हमारे मूसियन की। मूसियन अपना पावर पंच बरसाता है और इस बार जानबूझकर हमारा शिन उसे इस तरह से ब्लॉक करने लगता है कि जैसे कि उसे रोकने में मुश्किल आ रही हो, क्योंकि उसे ऐसा चीफ ने करने के लिए बोला होता है। पर इसके फौरन बाद दोनों के दोनों एक साथ ही अपना अगला अगला वार बरसाते हैं, जो कि शिन तो आसानी से उसके वार में से गुजरते हुए अपना जानलेवा पंच उसके मुंह पे बरसा देता है। जो देखकर यहाँ पर मिस जिन का असिस्टेंट कहता है जरा देखो तो सही, वो यहाँ तक वाल्टर वेट के टॉप फाइटर पर भी आसानी से बारी पड़ रहा है। उस पंच से डैमेज लेने की वजह से मूसियन का सल्तनत बिगड़ता है और हमारा शिन उसे दूसरा मौका नहीं देता कदम जमाने का। वो यहाँ पर अपना खतरनाक किस्म का अपर कट से हमारे मूसियन का काम तमाम कर देता है, जो देखकर हमारे चो के व्यूअर्स कहने लगते हैं कि ये मोटा चो तो आज गया। हाँ दोस्तों, यहाँ तक उसके व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि चो को नहीं पता कि हमारे शिन ने ताइची वोंग जैसे महान फाइटर्स को भी हराया है, जिस वजह से अब उसके व्यूअर्स समझ जाते हैं कि ये मोटा आज काफी बुरे तरीके से पिटेगा। चो का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके पास भी कोई शब्द तक नहीं होते हमारे मेन कैरेक्टर की ये महान परफॉर्मेंस देखकर। वो यही सोच रहा है कि ये साला कब से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। तो देखकर हमारे चो की यहाँ पर ऑलरेडी फटी पड़ी होती है, लेकिन ये भी काफी नहीं होता। इसके बाद वो कुछ ऐसा सुनता है जिससे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर इसी जिम के दो फाइटर्स को आपस में बातें करता हुआ देख पाता है। वो यही कह रहा होता है कि यार जिस तरह से हमारा छोटा भाई लड़ रहा है तो मेरे ख्याल से वो अपने अगले मैच में शायद से चैंपियन को भी हरा ही दे और बेल्ट लेके वापस घर आए। ये सुनकर अब उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, पसीने से उसका जिस्म लुचर रहा होता है। और अब कहीं उसे समझ में आती है कि यार अब समझा कि शिन इतना वायरल क्यों जा रहा है। दरअसल ये मोटा चो समझ जाता है कि हमारे शिन का अगला मैच चैंपियन के खिलाफ है। अब वो यहाँ पर बहाना करने लगता है कि दरअसल मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो रही है दोस्तों, जिस वजह से मुझे लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। पर ये सुनकर उसके व्यूवर्स उस पर ही भड़क जाते हैं कि हाँ अब तुम बहाने कर रहे हो, जब
जब से तुम्हें शिन की सच्चाई पता चली है, लोग उसे यही कह रहे होते हैं कि अगर तुमने स्ट्रीम अब बंद की तो हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब दोस्तों बात सब्सक्राइब और लाइक की चल रही है, तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो का आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। वेल एनीवे, इसके फौरन बाद जिन काफी क्यूट पोस्ट से उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा नाम जो है ना, सुनने में आए कि शिन और तुम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो बचपन में कैसा हुआ करता था, पर वो तुम्हें दोस्त नहीं समझता, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ शिन और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? और दोस्तों उसकी फटी पड़ी होती है और वो यहाँ से जल्द निकलने की कर रहा होता है, पर तब तक शिन उसके सामने खड़ा होता है। शिन बोलता है, जो अब तुम्हारी बारी, रिंग के अंदर आओ। शिन की फट जाती है और वो बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा तुमसे लड़ने का, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। यह सुनकर जिम ब्रोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग उससे घेर लेते हैं। भाई ये फायदा होता है अगर तुम्हारे भी जिम ब्रोस हो। अब ये देखकर जो की और भी फटने लगती है, पर शिन उसे बोलता है, ठीक है फिर निकल लो अगर तुम लड़ना नहीं चाहते। वो यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है कि तभी मूसिंग उसे पीछे से दबोच लेता है। वो कहता है, 1 मिनट, तुमने हमारे शिन का कितना मजाक उड़ाया। जिस तरीके से तुम शिन से बात करते हो, देखने से तो लगता है कि तुम इसे पास्ट में बुली भी करते थे, तो तुम तो यहाँ पर माफी के बिना नहीं जाने वाले। इसके तुरंत बाद उसका रास्ता शिन भी रोक लेता है और वो कहता है कि इसी वक्त हमारे शिन से माफी मांगो। उनके बड़े बड़े डोले देखकर यहाँ पर चो के पास कोई और चारा नहीं होता, तो मजबूर है उसे सर झुकाकर यहाँ पर माफी मांगनी पड़ती है। ये देखकर लोग उल्टा चो का मजाक कमेंट में ही उड़ाने लगते हैं। ये होता है, अगर तू शिन जैसे फाइटर से पंगा लेगा, भाई वो चैंपियन से लड़ने जा रहा है और यार उसने तुझे हम्बल करके काफी बेहतर किया, पर ये चीज चो दिल पर ले लेता है और वो यही सोचता है कि इस हरामजादे को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों शाम हो रही होती है। अगले सीन में हम शिन को अपने डॉक्टर के सामने बैठा हुआ देख पाते हैं, तो यहाँ पर शिन अपने पिछली बुली को ही लेकर अपने डॉक्टर को सब कुछ बताता है कि कैसे वो आज दोबारा जिम में आया था। उसकी डॉक्टर उससे पूछती है, तो अब तुम्हें कैसे लग रहा है, उसने इतने सालों के बाद तुमसे माफी मांगी। शिन जवाब में कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। हाँ, वो बोलता है कुछ भी नहीं, या फिर खालीपन, क्योंकि उसी की वजह से शिन को स्कूल छोड़ना पड़ा था, उसी की वजह से वो ट्रॉमेटाइज हो गया था और उसे मजबूरन एमएमए जिम को ज्वाइन करना पड़ा था। लेकिन उसकी डॉक्टर उसे दाद देते हुए कहती है कि एटलीस्ट तुम इस ट्रॉमा से निकल तो गए थे ना, जरूरी ये है। तो अगर आज तुम अपने पुराने सेट से मिल पाते जो बुली होता था, तुम उससे क्या कहना चाहते? तो शिन यही सोचने लगता है कि अगर वो उससे मिलता तो वो क्या कहता। तो शिन यही सोच रहा है कि अगर वो अपने यंग सेल्फ से मिलता तो वो उसे क्या बोलता। शिन बोलता है, मैं उससे कहता कि जो दर्द तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो ये तुम्हें अंदर से तोड़ता तो है, लेकिन ये तुम्हें कत्ल नहीं करता। तो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, जब तक ये दर्द तुम्हारी जान नहीं ले रहा, तुम्हें आगे बढ़ता रहना होगा और इसी का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। शिन अपनी डॉक्टर को बताता है, जो दर्द मेरी जान लेने में नाकाम रहता है वो इनडायरेक्टली मुझे स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी के साथ उनकी अपॉइंटमेंट खत्म होती है और जब शिन जाने लगता है तो उसकी नजर स्क्रीन पे पड़ती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त चैंपियन का एड चल रहा होता है और वो अपनी बेटी के काफी ज्यादा करीब होता है। खैर यार, जब शिन अपने घर को लौट के वापस जाने लगता है कि बीच रास्ते में उसका सामना दोबारा से चो से होता है, लेकिन इस बार चो अकेला नहीं होता, वो यहाँ पर अपने कुछ बदमाश दोस्तों को भी लाया होता है। पर शिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आज रात कोई मरेगा और वो मैं नहीं हूँ। पर इससे पहले हमें कुछ आगे भी दिखाया जाता कि सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब कहानी पलट के चैंपियन हान और उसके चीफ पर जाती है और मजे की तो बात ये होती है, वो उसी गुंडे की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं जहाँ पर शिन का सामना मूसियन से हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पर चीफ का प्लान थोड़ा बहुत काम कर भी जाता है। वो यहाँ पर हमारे शिन के डिफेंस को ही लेकर बात कर रहे होते हैं कि शायद से शिन का डिफेंस थोड़ा सा वीक है। वो जैसे तैसे एक तरफ यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पर शिन के बारे में दिखाया जाता है जो कि लगातार गुंडों की धुलाई करता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। तो फिर से कहानी पलट के हमारे चैंपियन हान पे जाती है जो कि कहता है कि ये लड़का तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला, उसका डिफेंस इतना भी बुरा नहीं है,
देखने से तो लगता है कि उसे जरा भी कोई छू नहीं सकता। तो फिर से हम अपने शिन को देखते हैं जो कि गुंडों की बजाता चला जाता है। यहाँ पर एक साथ उस पर गुंडे टूट पड़ते हैं और उसे घेर रखा होता है, पर शिन को जरा भी टेंशन नहीं होती। यानी बैक एंड फोर्थ जारी होती है। तो इसी वजह से हम दोबारा से चैंपियन को सुनते हैं। चैंपियन का चीफ बोलता है, चाहे तुम जो भी कहो, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर। ये बोलता है तो हम शिन को दोबारा देख पाते हैं जहाँ पर वो इस बुली के मुंह पर अपना गोड़ा मारकर उसकी अक्ल ठिकाने लाता है कि आप सिर्फ और सब यहाँ पर जो अकेला बचा होता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है। इसके बाद उसे अपनी निचली निगाहों से घूरते हुए कहता है, तुम आज भी नहीं बदले चो। ये कहते हुए हमारा शिन चो पर टूट पड़ता है और हम चो की सिर्फ चीखें ही सुन पाते हैं। कहानी एक बार फिर से चैंपियन और उसके चीफ पर जाती है। उसका चीफ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? तो चैंपियन आर इसके जवाब में बोलता है, इसके पंचेस थोड़ा सा खतरा हो सकते हैं, पर जब तक मैं इसके पंचेस से डायरेक्ट हिट ना लूं, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही जाएगा। उसका चीफ थोड़ा सीरियस हो जाता है, नहीं, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो पसंद आया है, लेकिन अब तक तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हें ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो चैंपियन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, मैं समझ सकता हूँ चीफ, आपको फिक्र हो रही है, क्योंकि अगर उसका एक पंच भी मुझे लग गया तो मैच वहीं पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि चैंपियन कह रहा है। उसे यहाँ पर शिन के पंचिस से खतरा हो रहा है। तो यहाँ पर उसका चीफ आगे बोलता है, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं है कि तुम लड़ते हो। तो आगे से चैंपियन हान बोलता है कि हाँ, मैं अगले साल 38 का हो जाऊंगा और मैंने सोच रखा है कि 3 साल बाद मैं अपनी रिटायरमेंट लूंगा। बड़ी एज में फाइटिंग करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है और अगर उसे शिन का पंच पड़ गया तो ये उसके लिए केओ होगा। तो यहाँ पर चैंपियन हान बोलता है, फिक्र मत करो, इसी वजह से मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर रखा है कि अगर मैं एक मैच भी हारूंगा तो मैं फौरन से क्विट कर दूंगा। पर वो यहाँ पर इस फाइट को हर हालत में जीतना चाहता होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए हर फाइट लड़ता है। वो यही बोलता है कि इस लड़के और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ता हूँ और इसको लड़ने के बाद मैं अपना करियर यूएफसी में स्टार्ट करूंगा, जहाँ पर दोस्तों ज्यादा पैसा मिलता है। दोस्तों, फाइनली फेस ऑफ का दिन हम सभी के सरों पे टूट आता है, जहाँ पर हम चैंपियन और हमारे शिन का फेस ऑफ देख पाते हैं और हर मीडिया का बंदा बस तस्वीरें ही क्लिक कर रहा होता है। चैंपियन बोलता है, तुम्हें ये बेल्ट चाहिए ना लड़के, पर अभी सही वक्त नहीं आया, शायद से तुम आगे चलकर इस बेल्ट को पा भी लो, लेकिन तुम्हें आज ये बेल्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑक्टागन इंटरव्यूअर उससे पूछता है, ताइचिंग मोंग के फाइट की ड्यूरिंग तुमने वादा किया था कि तुम उसे पहले राउंड में ही नॉक डाउन कर दोगे, तो इस फाइट के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? शिन जवाब में बोलता है कि इस फाइट में मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑक्टागन इंटरव्यूअर फिर चैंपियन से सहमत होकर बोलता है, आपका अपोनेंट तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? चैंपियन कहता है, जैसे कि तुमने कहा, ये सब बड़ी बड़ी बातें ही है, जवान है तो इससे पता नहीं है कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जीतने का क्या मतलब होता है, जो कि मैं आज इसे जल्दी इस मैच में सिखाऊंगा। इंटरव्यूअर आगे बोलता है, तो आपका मतलब आप कह रहे हैं कि इस मैच में आप भी अपनी जिंदगी लगा देंगे? चैंपियन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, वो तो मैं हर मैच में लगाने के लिए तैयार होता हूँ। फैमिली की बात चली होती है तो शिन बोलता है, जहाँ तक तुम्हारी बेटी की बात है, मैंने तुम्हारे बारे में वो एक्ट देखा था। ये सुनकर यहाँ पर चैंपियन थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जब बात उसकी बेटी की आती है वो ऑब्वियसली लड़ने के लिए तैयार होता है। जिन आगे बोलता है, तुम अपनी बेटी के लिए लड़ते हो, अपनी फैमिली के लिए, और इनके लिए ही तुम जान दांव पर लगाते हो। यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे भी जान दांव पर लगाने का मतलब अच्छे से मालूम है। ये बोलते ही दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी कातलाना निगाहों से घूरने लगते हैं और एक एक कदम लेकर, अपना स्टैंस लेकर एक दूसरे के करीब आते हैं, कदम से कदम जमाकर, कंधे से कंधा जमाकर। तो दोस्तों, इसी में सीन शिफ्ट होकर फाइनली मैच बढ़ जाता है, जहाँ पर एक कोने से निकल कर आ रहा होता है कोई और नहीं बल्कि हमारा शिन और उसका चीफ। और इस मैच को देखने इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ आई होती है। जाहिर सी बात है, शिन वर्सेस चैंपियन हान का मैच चल रहा है। तो दोस्तों, फाइनली दूसरे कोने से निकल कर आता है कोई और नहीं बल्कि हमारा चैंपियन हान।
और यहाँ पर प्रेसिडेंट की असिस्टेंट इस बार यूएफसी के भी बंदे को नोटिस करती है। वो ये बात प्रेसिडेंट को भी बताते हैं कि इस बार यूएफसी के भी बंदे आए हैं उसका ये मैच देखने के लिए। और चूंकि दोस्तों ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि चैंपियन हार्ट ये मैच लड़ने के बाद यूएफसी के अंदर फाइट लड़ेगा। यार इसी के कारण इस बार यूएफसी ऑर्गेनाइजेशन के होल्डर्स भी उसका ये मैच देखने आए हैं। अब मैच शुरू होने से पहले जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर चैंपियन हार्ट की बेल्ट भी दिखाई जा रही है और ये चैंपियन हार्ट का टाइटल डिफेंस है। तो अगर हमारा शिन जीत जाता है उससे हरा के तो नेक्स्ट चैंपियन हमारा शिन बन जाएगा। हम देख पाते इस मैच को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नलिस्ट जिन भी यहाँ पर आई होती है। दोस्तों एक तरफ मैच की शुरुआत ही होती है कि अगले ही पल में यहाँ पर चैंपियन हार्ट मॉन्स्टर की तरह हमारे शिन पर टूट पड़ता है। हाँ दोस्तों वो काफी दूरी से अपने पंच को बरसाता है। क्योंकि उसका हाथ काफी लंबा होता है तो हमारे शिन का तो वार उस तक नहीं पहुंच सकता होता, लेकिन उसका वार हमारे शिन तक जा पहुंचता है जो कि शिन पीछे होके कैसे ना कैसे करके डॉज कर ही लेता है। जो देखकर शिन सोचने लगता है कि इसके खिलाफ लड़ना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि मैं अपने ग्लैडिएटर वाले सपने में किसी ऐसे शख्स के खिलाफ लड़ रहा हूँ जिसके हाथ में लंबी सी स्पेयर हो और मेरे हाथ में सोल्ड हो। यहाँ पर शिन एक तरफ अपना पंच बरसाता ही है तो चैंपियन हार्ट ना कि सिर्फ एक ही लम्हे में ब्लॉक करता है बल्कि उसी लम्हे में यहाँ तक वो उतनी ही स्पीड से अपना पंच भी बरसा देता है क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और उसका हाथ काफी लंबा होता है। उसका वार यहाँ तक हमारे शिन को थोड़ा सा लग भी जाता है। वो एक अलग बात है शिन फिर भी थोड़ा सा पीछे हट के उसकी आधे से ज्यादा पंच की पावर को डॉज कर लेता है। यहाँ पर शिन उसे फौरन से पंच मारना चाहता होता है लेकिन शिन को एहसास होता है क्योंकि वो इतना ज्यादा कद में छोटा है और ऊपर से उसका उल्टा हाथ मेरे राइट हैंड को ब्लॉक कर रहा है। पर फिर भी हमारा शिन कैसे ना कैसे करके अपने पंच को थ्रो करता है जो कि चैंपियन हार्ट आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। ना कि सब इतना, चैंपियन हार्ट इसके तुरंत बाद अपनी एक जानलेवा किस्म की किक हमारे शिन के लिवर पे मारता है जो कि ये भी यहाँ तक हमारे शिन को लग भी जाती है। यहाँ पर मजबूरन शिन को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है पर चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे मत हटो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ कि ये जितना दूर होगा उससे तो उतना ही हमारे शिन को उससे पंच मारने में तो मुश्किल आएगी, लेकिन चैंपियन हार्ट का हमला हाथ लंबे होने की वजह से उस तक जरूर पहुंचेगा। ये देखकर यहाँ तक प्रेसिडेंट किम भी सोचने लगता है कि अब तुम्हारा पहली बार साउथ पा के खिलाफ मुकाबला हो रहा है, तुम क्या करोगे। राइट हैंड वाले को उल्टे हाथ से लड़ने वालों से काफी मुश्किल आती है लेकिन उल्टे हाथ वालों को कभी भी राइट हैंड वालों से लड़ने से मुश्किल नहीं आती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। लेफ्ट हैंड वाले हर बारी पे राइट हैंड वालों के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन राइट हैंड वालों का मुकाबला लेफ्ट हैंड वालों के साथ काफी ज्यादा कम आता है। इस वजह से अगर लेफ्ट हैंड वाला थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग कर ले तो वो आसानी से राइट हैंड वाले को हरा सकता है। तो हाँ यार इसी के कारण यहाँ पर चैंपियन हार्ट का एक और दमदार पंच हमारे शिन के मुंह पे पड़ता है जो देखकर एक बार शिन को अपनी पिछली जिंदगी की याद सताने लगती है। शिन सोचता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में या फिर अपने सपने में अपने से बड़े बड़े वजन वालों के खिलाफ लड़ चुका हूँ तो वहां पर तो वेट क्लास नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पर अगर मैं ऐसी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से भी जीत कर बाहर आया ये वाकई में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। लेकिन उनके बीच में भी कोई एक भी ऐसा फाइटर नहीं होता था जो कि लेफ्ट हैंड से लड़ा करता था। तो ये कहना गलत नहीं है, मेरा कभी भी जिंदगी और मौत के मुकाबले में भी किसी भी लेफ्ट हैंडेड फाइटर से सामना नहीं हुआ। हाँ दोस्तों एंशिएंट वॉर में ये बात काफी ज्यादा नॉर्मल होती है। एंशिएंट वॉर में कोई भी लेफ्ट हैंड से नहीं लड़ता था। अब ऐसा क्यों है वो तो आप लोग शिन के मुंह से ही सुनिएगा। शिन बोलता है कि पुरानी एंशिएंट वॉर में एक फेनिक्स नामी पैंथरा होता है, इसमें सभी से कहा जाता है कि आप लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड से शील्ड को पकड़ना है ताकि सब लोग मिलाकर एक मुकम्मल शील्ड की सूरत ले ले और हवा में उड़ते हुए एरोस को वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाए। इस फॉर्मेशन में अगर कोई राइट हैंड से अपनी शील्ड को पकड़ेगा
तो फॉर्मेशन टूट जाएगी और एरो सीधा अंदर आ जाएगा। इस वजह से पुराने एंशिएंट वॉर में लोग लेफ्ट हैंड से शील्ड पकड़ते थे और राइट हैंड से अपनी वेपन पकड़ते थे। तो इसी में हम यहाँ पर शिन को मजीद स्ट्रगल करता हुआ देख पाते हैं। वो यही कहता है, अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक बार भी किसी भी साउथ पा फाइटर से नहीं लड़ा। आम शब्दों में ये साउथ पा जैसे फाइटर से मेरा पहली बार सामना हो रहा है। शिन यहाँ पर उससे पिट रहा होता है। तो अब वो चैंपियन बोलता है, कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, जहाँ पर तुमने कहा था कि तुम अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो इस फाइट के लिए। पर वो जब शिन की आंखों में देखता, वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाता कि शिन अभी भी पूरे तरीके से शांत है। हाँ दोस्तों, क्योंकि जब चैंपियन हान अपना अगला वार थ्रो करता है तो हमारा शिन ना कि सब उसे टैकल करता है कि उसके वार के बीच में से गुजरते हुए जाकर सीधा अपना पंच उसके मुंह पे दे मारता है। उसके मुंह पर पंच खाने के बाद ही चैंपियन को होश आती है कि हाँ यार, इस बंदे ने मुझे लड़ता हुआ देखा है कि मैं राइट हैंड वालों से कैसा लड़ता हूँ एक लेफ्ट हैंड होने के नाते। तो उसने इसी टेक्निक को कॉपी किया और अपने राइट हैंड में इम्प्लीमेंट करके मुझे पंच थ्रो किया। दोस्तों, अगर आम शब्दों में कहूँ तो हमारे शिन ने उसकी इस टेक्निक को अभी अभी सीखा है, उसे सिर्फ देख कर। यहीं पर शिन सोचने लगता है, जहाँ तक इसने बात किया है कि तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता और शायद से ये मुझे ठीक तरीके से जानता नहीं है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में ट्राइबल ह्यू ने कहा जाता था कि तुम लेफ्ट हैंड से शील्ड पकड़ोगे और राइट हैंड से अपनी तलवार या फिर अपनी वेपन को लहराओगे। और वहीं पर उन्हीं लोगों में हम आते हैं, क्योंकि मैं वहां पर उस वक्त में स्लेव होता था, गुलाम होता था। मुझे तो ये चॉइस ही नहीं दी जाती थी कि मैं शील्ड पकड़ के फॉर्मेशन में जाऊं। तो मुझे तो सब इतना ही कहा जाता था कि तुम सभी लोगों के सबसे सामने लड़ोगे। तो यहाँ पर शिन यही कहना चाह रहा है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक स्लेव होता था, जिस वजह से उसकी जिंदगी का खत्म हो जाना काफी नॉर्मल बात। इसी को दिमाग में रखते हुए उसे सबसे सामने रखा जाता था दुश्मनों से लड़ने के लिए। ऐसे में भी वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जिंदा लौट कर आता था अपने हर बैटल में। तो वो यहाँ पर अपने डिफेंस में जाते हुए यही सोचता है कि मैं तो हर अपने बैटल में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ। तो हाँ यार, इसी के साथ चैंपियन हान के जैसे एक पावरफुल हमारे शिन के पेट में जा लगता है। पर इस सब के बावजूद भी शिन पीछे हटने का नाम तक न लेता। वो आगे बढ़ता जाता कि यहाँ तक चैंपियन हान उसमें लगातार अपने जैब्स बरसाता है और वो यहाँ तक उसके जैब्स के बीच में से भी आगे गुजरता जाता है मेरे भाई लोगों। पर दोस्तों, इससे पहले हमें कुछ आगे भी दिखाया जाता कि यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट अपने एंड को हिट करता है।